अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर महविश मोहसिन है। आज हम फ़ीमेल्स में डिलीवरी के बाद जो साइकियाट्रिक इश्यूज़ पाए जा सकते हैं, उनके बारे में बात करेंगे जो कि मोस्टली इग्नोर किए जा रहे होते हैं। सबसे पहले बात करूँगी पोस्टपार्टम ब्लू के बारे में। 80% फ़ीमेल्स में डिलीवरी के बाद कुछ हद तक डिप्रेशन के सिम्पटम्स पाए जाते हैं, जो कि सेकंड और थर्ड डे ऑफ डिलीवरी में ज़ाहिर होने शुरू हो जाती हैं। उसमें ज़्यादातर फ़ीमेल्स को रोना वगैरह आ रहा होता है, उदासी होती है, किसी काम में ठीक से दिलचस्पी नहीं होती। बच्चे के मामले में वो बच्चे के साथ कई दफ़ा इतना अटैचमेंट फ़ील नहीं कर रही होती, उसके बारे में वो आपसे ज़िक्र भी करेंगी, लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम वो बच्चे की केयर या उसके साथ अटैचमेंट शो भी कर रही होती हैं। और ज़्यादातर फ़ीमेल्स ये भी फ़ील कर रही होती हैं, जिस वजह से वो डिप्रेस हो रही होती हैं कि शायद मैं बच्चे की उतनी अच्छी केयर नहीं कर पा रही या नहीं कर सकूँगी। मतलब बच्चे से अटैचमेंट, बच्चे को लेके केयर करना, वो उसमें वो कहीं न कहीं उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन हो रहा होता है। इसके अलावा नींद का इश्यू आ सकता है, भूख वगैरह का मसला हो सकता है। ये सारे सिम्पटम्स एटलीस्ट 2 वीक्स के लिए डिलीवरी के बाद रहते हैं और इनकी सीवियरिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती। इसको हम पोस्टपार्टम ब्लू या बेबी ब्लू कहते हैं। इसकी डिफरेंट रीज़न्स हो सकती हैं। अगर डिलीवरी से पहले की रीज़न्स की बात करें तो आपको पता है कि डिलीवरी से पहले एक फ़ीमेल की बॉडी पे एक तो स्ट्रेस पड़ा होता है, उसकी बॉडी चेंजेस होती हैं, वेट होता है बेबी का और उस डिलीवरी के नज़दीक की जो स्ट्रेस होती है कि डिलीवरी कैसे होगी, डिलीवरी के दौरान क्या इश्यूज़ आ सकते हैं या फिर बेबी होने की स्ट्रेस के जी मैं बच्चा होने के बाद मैं उसको कैसे हैंडल करूँगी, क्या ईज़िली सँभाल सकूँगी कि नहीं, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की स्ट्रेस, ये सारी स्ट्रेस तो आप समझ लें कि डिलीवरी से पहले ही फीमेल्स को स्टार्ट हो जाती हैं, जो कि पोस्टपार्टम ब्लू या की रीज़न्स भी बन सकती हैं। ड्यूरिंग डिलीवरी या आफ्टर डिलीवरी जो ये सिग्निफिकेंट चेंजेस बॉडी में आती हैं वो हार्मोनल चेंजेस आती हैं, मतलब सडन ड्रॉप ऑफ एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल वगैरह लेवल का हार्मोनल्स का ड्रॉप होना भी एक रीज़न होती है, क्योंकि एक तो इनकी सीवियरिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती सिम्टम्स की, दूसरा कि ये 2 वीक्स के अंदर अंदर वैसे ही रिज़ॉल्व हो जाते हैं। तो पोस्टपार्टम ब्लू में सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि फ़ीमेल को प्रॉपर रेस्ट और आराम दिया जाए। उसकी बॉडी को ख़ास तौर पे रेस्ट की बहुत ज़रूरत होती है। ऐसे में सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो फैमिली का आ जाता है और हस्बैंड का तो इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि फैमिली मेंबर्स डे टाइम में तो बेबी की कहीं न कहीं लुक आफ्टर कर लेंगे, लेकिन ड्यूरिंग नाइट जब तक फ़ीमेल को मजबूरी है कि बच्चा जिस टाइम पे उठेगा उसको फ़ीड तो उसने करवाना है, लेकिन जो बाकी टाइम है एटलीस्ट उसको उस टाइम पे सोने दिया जाए ताकि वो अपनी नींद पूरी करे। इस तरह से मदर को भी चाहिए कि जो है ना वो अपनी थोड़ी फ़िज़िकल एक्टिविटी करे, एक्सरसाइज़ चाहे लाइट वॉक वगैरह कर ले और अपनी डाइट का प्रॉपर ख़्याल रखे। अक्सर होता है कि फ़ीमेल्स बेबी को फ़ीड करवा रही होती हैं या वो अपनी इतनी केयर नहीं कर रही होती हैं, अपनी नींद प्रॉपर नहीं ले रही होती हैं। अगर ये 2 वीक्स में पेशेंट को प्रॉपर रेस्ट और डाइट वगैरह दी जाए और उसको फैमिली सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट मिले, तो इसके सिम्पटम्स जल्दी ख़त्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर पोस्टपार्टम ब्लू के सिम्पटम्स 2 वीक्स के अंदर रिज़ॉल्व नहीं होते या फिर फीमेल्स में जो डिप्रेशन के सिम्पटम्स आफ्टर डिलीवरी आ रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा सीवियर हद तक आ रहे हैं, तो उसको आप नॉर्मल नहीं समझ सकते। ऐसे में फ़ीमेल्स को ये सिम्पटम्स आते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा होता है, बहुत ज़्यादा लो मूड रहता है, उदासी रहती है, एंग्ज़ायटी होती है, दिल घबरा रहा होता है, नींद नहीं आ रही होती, स्पेशली अगर बच्चा भी सो रहा हो तो भी नहीं सो रही होती हैं, वो चाह के भी नहीं सो पा रही होती हैं। उनको भूख वगैरह नहीं लगती, उनको एक मायूसी और होपलेसनेस फ़ील हो रही होती है, अपना आप बेकार लग रहा होता है, अपनी वैल्यू नहीं समझ आ रही होती और बच्चे को लेके जो सिम्पटम्स उनमें आ रहे होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये जो बेबी डिलीवर हुआ है या ये बेबी जो मुझे मिला है, ये नहीं होना चाहिए था या फिर मैं अच्छे से बच्चे को नहीं सँभाल पा रही हूँ और मैं नहीं सँभालना चाहती। बच्चे को फ़ीड नहीं करवाना चाहेंगी और बच्चे से खेलने को दिल नहीं करेगा, बच्चे के साथ अटैचमेंट बिल्कुल शो नहीं करेंगी और कहीं न कहीं बच्चे को लेके इरिटेट भी होंगी और ऐसे में उनको कई बार बच्चे को नुकसान पहुंचाने के ख़यालात भी आने शुरू हो जाते हैं। जब ये सारे सिम्पटम्स एक फ़ीमेल में आएँ,
तो इसको आप नॉर्मल पोस्टमार्टम ब्लू के सिम्टम्स नहीं कह सकते, ये एक पोस्टमार्टम डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं जो कि मेडिकल इलनेस है और इसका टाइम पे इलाज होना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये अपने आप रिजॉल्व नहीं होते। पोस्टमार्टम डिप्रेशन की मुख्तलिफ रीज़न्स हो सकती हैं। मेन रीज़न्स तो हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना, यानी कि सडन ड्रॉप ऑफ हार्मोन्स होता है जैसे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन वगैरह का डिलीवरी के बाद। इसके अलावा जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है, स्पेशली फैमिली और हस्बैंड की सपोर्ट। अक्सर जगह होता है कि बेबी तो हो गया, उसके बाद ना बच्चे को फैमिली वाले देख रहे हैं, ना हस्बैंड इतना दे लुक आफ्टर कर रहा है, ना मदर का इतना केयर की जा रही है। तो वो जो ओवरऑल एक माहौल का इम्पैक्ट आता है फ़ीमेल में, वो भी इसकी बिगड़ने की हालत की वजह बन सकते हैं। अगर किसी फ़ीमेल में ये सिम्पटम्स पाए जा रहे होते हैं तो उसकी आपको ज़्यादा केयर करनी होती है, क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं कि जब ये सिम्पटम्स ज़ाहिर होते हैं वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते हैं या वो उसको एक बीमारी नहीं समझ रहे होते। ख़ास तौर पे जो घर में ख़वातीन होती हैं या इवन के हस्बैंड होता है, अब वो उस पेशेंट ना समझ के उसको ताने मार रहे होते हैं, उसको ये कह रहे होते हैं कि तुम्हें बच्चे की परवाह नहीं है, तुम्हें बच्चे का ख़्याल नहीं कर रही, तुम उसको समझ नहीं रही हो, या तुम अब आराम ज़्यादा करना चाह रही हो, या तुम्हें सुस्ती आई है, तुम ये तुम वो। जिसकी वजह से मज़ीद डिप्रेशन में जाएगा पेशेंट और वो मज़ीद उसके सिम्पटम्स वर्स हो जाएंगे। तो ये सिम्पटम्स अगर आपको किसी फ़ीमेल में नज़र आते हैं डिलीवरी के बाद, तो उसको सीरियस लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसका टाइम पे इलाज करवाना भी उतना ही ज़रूरी है। पोस्टमार्टम डिप्रेशन में 2 तरह से पेशेंट का इलाज किया जाता है। एक मेडिसिन्स वगैरह से और दूसरा काउंसलिंग से। मेडिसिन्स को लेके अक्सर लोग ये सोच के मेडिसिन्स नहीं देते कि इसका नुकसान होगा, बच्चे को नुकसान होगा या मदर को नुकसान होगा। कुछ मेडिसिन्स होती हैं जो नुकसान दे सकती हैं, जो कि ब्रेस्ट मिल्क के ज़रिए बच्चे के अंदर भी जाके उसको भी नुकसान दे सकती हैं। लेकिन डॉक्टर्स ये करते हैं कि वो अगर मदर ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो वो ध्यान रखते हैं कि कौन सी मेडिसिन्स नहीं देनी। मोस्टली जो एंटी डिप्रेसेंट डिप्रेशन के टाइम पे यूज़ की जा रही होती है वो इतनी नुकसानदेह होती ही नहीं है, तो वो सेफ़ होती है। तो ऐसे में टाइम पे मेडिसिन्स देना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप मेडिसिन नहीं दोगे तो उसका नुकसान मदर को तो होगा ही, बच्चे को भी होगा। दूसरी चीज़ साइको एजुकेशन या काउंसलिंग वगैरह, जिसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी वगैरह करवाई जाती है मदर को, उसमें साइकोलॉजिस्ट का रोल होता है। लेकिन क्योंकि मदर की ऑलरेडी बॉडी फटीग हुई होती है डिलीवरी के बाद, वो वैसे ही और ऊपर से डिप्रेशन भी हो रहा होता है, तो काउंसलिंग सेशन फॉलो अप में बहुत कम लोग ले रहे होते हैं। इसीलिए एटलीस्ट उसको मेडिसिन्स वगैरह दे के कुछ हद तक सिम्पटम्स को टाइम पे कंट्रोल किया जा सकता है, बजाय इसके कि सिम्पटम्स वर्स हो जाएं और पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ जाए। तो काइंडली पेशेंट की इन सिम्पटम्स को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए और उसके और बच्चे दोनों के लिए सीरियस होकर सोचें। पोस्टमार्टम साइकोसिस के बारे में बात करेंगे। ये बेसिकली डिलीवरी के बाद की बीमारी है जो कि फ़ीमेल्स में पाई जाती है। पोस्टमार्टम साइकोसिस वैसे रेयर कंडीशन है, मतलब अगर 1000 डिलीवरीज़ हुई हैं उनमें से 1 या 2 फीमेल्स होंगी जिनमें डिलीवरी के बाद ये इशू हो सकता है। पोस्टमार्टम साइकोसिस में सिंपली एक बात है कि ये रियलिटी बेस नहीं होता, मतलब फ़ीमेल रियलिटी से कट ऑफ हुई होती है। उसमें उसको 3 किस्म के मेजर सिम्पटम्स ज़ाहिर हो सकते हैं। एक तो डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर होगा, दूसरा हेलुसिनेशंस होंगी, तीसरा डिल्यूजन्स होंगी। डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर में मतलब उसका बिहेवियर बच्चे के साथ बिल्कुल ठीक नहीं होगा, वो उसको लेके बिल्कुल केयरफुल नहीं होगी, उसका ख्याल नहीं रखेगी, उसकी देखना भी पसंद नहीं कर रही होगी। हेलुसिनेशंस में ये होगा कि फ़ीमेल्स को मुख्तलिफ़ किस्म की कानों में आवाज़ें आएंगी। वो आवाज़ें उस फ़ीमेल को ये समझाएंगी कि जी बच्चे को नुकसान पहुंचा दो या खुद को नुकसान पहुंचा दो, या वो बच्चे को लेके फ़ीमेल को मुख्तलिफ़ किस्म के तबसरे करेंगी कि ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, ये कोई शैतान का बच्चा है, ये एजेंसीज़ के थ्रू आया है, और या ये इसको तुम्हें मारने के लिए भेजा गया है, या ये तुम्हें नुकसान पहुंचा देगा, या मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की
आवाज़ें उसको सुनाई देंगी। समटाइम्स उसको बच्चे में कुछ शक्लें भी नज़र आ सकती हैं जिनसे उसको ये यकीन होता है कि एक्चुअल में ये वाकई मेरा बच्चा नहीं है या शैतान क्या है। तीसरा है, इस तरह के पेशेंट में डिल्यूजन्स आ सकती हैं। डिल्यूजन्स में ऐसा बिलीफ जो कि रियलिटी बेस नहीं होता, इंसान को होता है, मतलब उसका बिलीफ झूठा होता है, मतलब दुनिया को, दूसरों को पता होता है कि ये सच नहीं है, लेकिन वो उस चीज़ को 100% सच मान रही होती है। उसको ये यकीन होता है कि या तो ये बच्चा मेरा नहीं है, मतलब ये किसी और का बच्चा है, मुझे दे दिया गया है, मेरे बच्चे को बदल दिया गया है, या वो ये सोचेगी कि मेरी तो शादी ही नहीं हुई है, मैं मेरे पर बच्चा कहाँ से आ सकता है। या वही वाली बात है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो कि उसको आवाज़ों ने कहा कि ये शैतान का बच्चा है या ये तुम्हें मारने आया है, तो उसको यकीन होगा कि ऐसा है, जिसके अफेक्ट से वो आगे जाके बच्चे को भी या तो मार सकती है या नुकसान पहुंचा सकती है या अपने आप को मार सकती है। पोस्टमार्टम साइकोसिस के अगर आपको किसी फीमेल में सिम्टम्स नज़र आते हैं, ज़ाहिर हो रहे हैं, तो इसको इग्नोर बिल्कुल मत करें। और इसकी ट्रीटमेंट का जो सबसे पहला स्टेप है और जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, वो है कि सेपरेट द बेबी फ्रॉम मदर। बच्चे को माँ से दूर करते हैं। ये बिल्कुल मत सोचें कि जी वो उसका बच्चा है, हम उसको मदर से कैसे दूर कर सकते हैं। ये सुनने में थोड़ा ऑड लगेगा या थोड़ा बुरा भी लगेगा, लेकिन ये बच्चे और माँ दोनों की सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर उसके सिम्टम्स इतने सीवियर हैं, जिनमें उसको आवाज़ें आ रही हैं, उसको वहम आ रहे हैं, वो या तो बच्चे को मारेगी, और अगर उसको नज़र आएगा कि मैं बच्चे के साथ कुछ नहीं कर सकती, या मैं उसको कुछ कर नहीं पा रही या करना नहीं चाह रही हूँ, तो उस तकलीफ़, उस स्ट्रेस में वो अपने आप को मारने की कोशिश करेगी। तो दोनों ही सूरतों में सबसे पहला स्टेप है कि बच्चे को माँ से अलग कर दिया जाए। और ये इमरजेंसी सिचुएशन है, इसमें मदर को फ़ौरी तौर पे किसी साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाया जाए। उसको हॉस्पिटलाइज़ करवाना सबसे इम्पॉर्टेंट है। इस दौरान उसको मेडिसिन्स दी जाती हैं, उसके सिम्टम्स की बेस पे एग्रेशन है या डिप्रेशन है, जो भी सिम्टम्स हैं, ज़्यादातर एंटीसाइकोटिक्स दी जाती हैं, साथ में स्लीपिंग पिल्स, साथ में सिडेशन वगैरह दी जाती है ताकि उसको सुला दिया जाए और वो अपने आप को भी नुकसान ना पहुंचा सके। ये 2 to 4 वीक्स के अंदर मेडिसिन से काफ़ी हद तक उसके सिम्टम्स रिजॉल्व हो जाते हैं, डिपेंड ऑन द ट्रीटमेंट एंड काउंसलिंग। 2 to 4 वीक्स के अंदर मेडिसिन के साथ पेशेंट के अंदर सिम्टम्स रिजॉल्व हो जाते हैं काफ़ी हद तक। उसके बाद बेशक आप उसको उसके बेबी से मिलवा सकते हैं, बेबी क्योंकि ज़ाहिर है उसने बाद में बच्चे को संभालना है। जो बाद के कॉन्सिक्वेंसेस इस बीमारी पोस्टमार्टम साइकोसिस के आ सकते हैं, वो ये है कि 50% चांस होते हैं कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी, आफ्टर डिलीवरी या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी फीमेल्स में ये सिम्टम्स पाए जा सकते हैं। तो ऐसे में फैमिली की काउंसलिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी फीमेल का बहुत ख्याल रखा जाए कि वो दोबारा से साइकोसिस या डिप्रेशन में ना चली जाए, जिसके चांसेस आपको मैंने बताया 50% तक बढ़ जाते हैं नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी। दूसरा, उसकी गायनोकोलॉजिस्ट वगैरह को भी बता दिया जाए, इसकी हिस्ट्री है। जैसे प्रेगनेंसी में फीमेल्स को शुगर, ब्लड प्रेशर या थायराइड के इश्यूज आ जाते हैं, जो कि डिलीवरी के बाद भी रहते हैं, उनको फिर मेडिसिन वगैरह लेनी पड़ती हैं। ऐसे ही मेंटली तौर पे भी अगर एक फ़ीमेल को पोस्टमार्टम डिप्रेशन या साइकोसिस किसी भी प्रेगनेंसी में रहा है, तो फ्यूचर में उसके चांसेस हैं कि वो डिप्रेशन की पेशेंट भी बन सकती है या बाइपोलर डिसऑर्डर की पेशेंट भी बन सकती है। तो इसमें पेशेंट पे फॉलो अप रखना या पेशेंट डॉक्टर्स के साथ फॉलो अप रखना भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप वो नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप ज़हनी तौर पे फैमिलीज़ को तैयार रहना चाहिए कि पेशेंट पे नज़र रखें और ध्यान रखें, ज़रा से भी आपको उसमें तब्दीली नज़र आए उसके बिहेवियर में, उसकी बातों में, तो उसको लाइटली मत लें, उसको सीरियसली लें और उसका टाइम पे चेकअप वगैरह और ट्रीटमेंट वगैरह स्टार्ट करवा दें ताकि उसकी कंडीशन वर्स ना हो सके। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।